अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपकमिंग जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का है। इस बीच गेस्ट पेपर हमने अपलोड किया, प्रैक्टिस पेपर एक आज सुबह हमने अपलोड किया, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कंप्रहेंशन, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दी हैं, कैसे उनको अटैम्प्ट करना, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। लेकिन यहाँ पर हमारा रह रहा है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रामर को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ग्रामर के आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। अगर एटलीस्ट 10 मार्क्स आप पेपर में अटेम्प्ट ना भी कर पाओ तो भी एटलीस्ट 5-6 मार्क्स तो आपको ईजिली वहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत आसान है, जिनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आप अच्छी तरह से उनको पेपर में अटेम्प्ट करके आ जाओगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा ग्रामर आपको एक ही शॉट में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बॉस क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो पिछले 2 वीडियोज़ में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपकी आई ग्रामर की। अब आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके गांव और अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दें, ताकि हमें पता चले कि बच्चे हमें कहाँ से देख रहे हैं। बहरहाल ग्रामर जो 10th का आपका रहेगा, इसके आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, ग्रामर का जो पोर्शन है इंग्लिश की पूरे पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन मुझे भी लगा। ग्रामर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 10th में है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, यहाँ पे आपका पूछा जाता है बेसिक लेवल का ग्रामर। अगर आप देख लोगे ग्रामर को, अगर आप पढ़ लोगे, जब इंशाल्लाह आप आगे चल के 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, बाकी क्लासेस में जाओगे या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहाँ पे आपको जो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको सिलेबस में है मॉडल्स हैं, आर्टिकल है, रिलेटिव क्लासेस हैं, टेंसेस हैं, नरेशन है और पंक्चुएशन है। अब देखो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट नरेशन है। नरेशन से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद मॉडल से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे 10 मार्क्स बन जाएंगे। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल क्या होते हैं? देखो, कैन, कुड, वुड, शुड, शल, ऐसे ये सभी जो वर्ड्स हैं ना, ये मॉडल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ये आपको पता है या ना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो वहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो अब हम इसको समझेंगे कि जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखो, मॉडल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हमारे पास है कैन। ठीक, कैन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, और एग्जाम्पल भी आप समझ लो। कैन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपनी एबिलिटी को जाहिर करेंगे, या किसी से परमिशन मांगेंगे, या पॉसिबिलिटी को जाहिर करेंगे। एबिलिटी मतलब कि हाँ, मैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, यानी कि ये मेरी कैपेसिटी है, या ये मेरी एबिलिटी है, या मैं 50 किलो वेट उठा सकता हूँ, या मैं 1 क्विंटल वेट उठा सकता हूँ, या मैं 4 किलोमीटर 10 मिनट में भाग सकता हूँ। तो ये इंसान की एबिलिटी होती है। उसके बाद परमिशन की अगर हम बात करेंगे, तो परमिशन क्या मतलब, जब हम इसकी किसी से इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो होती है परमिशन। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, पॉसिबिलिटी बोले तो चांसेस, हाँ, आज बारिश पड़ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो इस तरह से अब इसको अगर हम इस एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी कैन स्विम वेल। ठीक, ये उसकी एबिलिटी है, यानी कि शी कैन स्विम वेल। अगर आपके पेपर में आ जाता है शी स्विम्स वेल होगा, तो आप यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे एबिलिटी होगी वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैन आई गो टू आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यानी कि परमिशन हम मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, कैन के साथ यहाँ पे जो है वो और भी, जैसे यहाँ पे मे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखते जाओ, आगे चल के लिखते जाओ। कैसे आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, कैन लिखेंगे, उसके बाद यूसेज में उसकी एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी लिखो, देन एग्जांपल्स में आप ये वाली एग्जांपल लिख लो, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद कुड की अगर हम बात करेंगे, कुड बोले तो कुड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे पास्ट की एबिलिटी होगी, यानी कि मैं ये कर सकता था। ठीक, मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था अपनी क्लास, या मैं क्लास 9th में 90% मार्क्स ला सकता, लेकिन थोड़ी सी परेशानी थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, यानी कि ये पास्ट की एबिलिटी है। ठीक, यानी कि ये मैं कर सकता था, लेकिन अब तो वो गया है, वो तो पास्ट है। उसके बाद कैन कुड को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कुड को हम करेंगे वहाँ पे जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हम किसी से करेंगे, यार क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे। ठीक, पोलाइटली रिक्वेस्ट हम उससे करते हैं। और के कुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी में भी इस्तेमाल करते हैं। यार
याद रखना पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, तो कुड का इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम समझेंगे यहाँ पे, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था, ठीक। यानी कि ये यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी को यहाँ पे जाहिर किया गया है। उसके बाद अगर हम और एक चीज़ को समझेंगे यहाँ पे, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट किसी पर्सन से कर रहे हैं, ठीक। आ गया समझ। नेक्स्ट हम मे की बात करेंगे, तो मे भी हम परमिशन के टाइम यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के टाइम यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी के टाइम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे यू मे लीव नाउ, यानी कि ये तुम्हें परमिशन है, जहाँ पे भी हमें परमिशन होगी तो वहाँ पे हम इसका मे का इस्तेमाल करेंगे, और परमिशन में हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। यू मे लीव नाउ, तुम हम छोड़ सकते हो, तुम अब जा सकते हो, जाओ आप, ठीक। इट मे रेन टुडे, ठीक, इट मे रेन टुडे, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक, पॉसिबिलिटी है, हाँ एक बारिश पड़ सकती है, तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे। माइट की अगर हम बात करेंगे, माइट वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी होगी, जैसे शी माइट कम टू पार्टी, यानी कि वो पार्टी में आ सकती है, पूरा अभी कंफर्म नहीं है, वो आ सकती है, ठीक, थोड़े से चांसेस है वो आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मस्ट है। मस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मस्ट वहाँ पे जहाँ पे नेसेसिटी हो, हाँ ये चीज़ होगी ही होगी, और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, बिल्कुल यहाँ पे होगा ही होगा ये चीज़, यानी कि जहाँ पे आप 100% कन्फर्म है कि मुझे इंग्लिश का पेपर अच्छा होगा, मैं इंग्लिश में 90% या 100% स्कोर करके आऊँगा ही आऊँगा, तो वो वहाँ पे क्या है, नेसेसिटी। जैसे यहाँ पे यू मस्ट वियर हेलमेट, ठीक, यू मस्ट वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही पहनना है, ठीक, नेसेसिटी है, ज़रूरी है पहनना, नहीं पहनोगे चालान हो जाएगा। तो जहाँ पे भी नेसेसिटी होगी वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करोगे, ठीक। उसके बाद शल की अगर हम बात करेंगे, शल को हम फ्यूचर सजेशंस के लिए यूज़ करेंगे, फ्यूचर फॉर्मल या फ्यूचर सजेशंस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम शल को समझेंगे तो शल की एग्जांपल हमारे पास है, शल वी गो फॉर वॉक, शल वी गो फॉर वॉक, या हम वॉक पे जाएं, यहाँ पे हम सजेशन मांग रहे हैं तो दूसरे से, क्या हम वॉक पे जाएं, अगर वो बोलेगा हाँ ठीक है जाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं जाएंगे, ठीक। तो अब देखो ये चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी कि यार इसमें भी पॉसिबिलिटी है उसमें भी पॉसिबिलिटी है, अब ये चीज़ें आपको तब याद हो जाएंगी जब आप इनको नोट कर लोगे अपनी कॉपी पे, उसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आप ये चीज़ें समझ जाओगे। बाकी इसका PDF में आपको अभी बोलूँगा कहाँ से डाउनलोड करना, लेकिन उससे पहले हम शुड की अगर इस्तेमाल, शुड का अगर हम बात करेंगे तो शुड वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हम एडवाइस किसी से लेंगे या एक्सेप्शन लेंगे, यानी कि एडवाइस बोले तो किसी से हम किसी कोई सजेशन लेंगे तो वो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए, तुम्हें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें ओबेसिटी होगी, बाकी माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। विल की अगर हम बात करेंगे, विल फ्यूचर या सर्टेनिटी या प्रॉमिस, जहाँ पे फ्यूचर की बात हो वहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम प्रॉमिस यानी कि वादा करेंगे किसी से तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वुड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट में ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और टू यूजुअली नहीं पूछा जाता तो इसको आप स्किप ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें आप करेगा विल, शल, और बाकी जो ऊपर के मैंने आपको समझा दिया शुड वगैरह, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता, तो आप इनको जो वो देख लो, 1-2 बार नोट कर लो और उसके बाद 1-2 बार पढ़ लो, आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद अगर हम मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल्स का इस्तेमाल आप खुद ही यहाँ पे कर लोगे, वो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, फिलहाल मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ा दी। और याद रखना मॉडल्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे ही कैन रन फास्ट, दे कैन रन फास्ट, कैन ही रहेगा, SES वगैरह आपको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पैसेज में आपका कैन के साथ S लगा होगा तो आपको वहाँ पे वो ठीक करना पड़ेगा, ठीक। आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल्स से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं आपके, तो इसको हम स्किप ही यहाँ पे कर लेंगे। रिलेटिव क्लास की अगर हम बात करेंगे, रिलेटिव क्लास में आप इन 3 चीज़ों को याद रख लो। रिलेटिव क्लासेस में हमारे पास जो वो रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह जो है, जिसमें हमारे पास हु है, विच है, दैट है। हु की अगर हम बात करेंगे ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे इंसानों की बात होती है, हु इंसान, ठीक। हु जहाँ पे ह्यूमंस की बात होगी वहाँ पे आप हु का इस्तेमाल करोगे, और जहाँ पे विच होगा वहाँ पे किसका, किसी भी चीज़ का अगर इस जिक्र होगा तो वहाँ पे विच लगा लेना, और किसी भी और चीज़ का आप दैट भी लगा सकते हैं, यानी कि इंसान का जिक्र अगर कहीं पे होगा तो आप हु इस्तेमाल करेंगे, और किसी चीज़ का अगर जिक्र होगा वहाँ पे विच या दैट का आप इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों वहाँ पे आपको चल जाएंगे। टेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अब नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट है आपका नरेशन, ठीक। नरेशन से आपको भाई साहब 4 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक। कुछ चीज़ रहे याद या ना रहे चलेगा, लेकिन नरेशन बहुत इजी है, ये आपको याद रहना चाहिए। नरेशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पैसेज लिखी गई होगी आपको, आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो कैसे करना होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले आपका प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन होता है जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम हैप्पी तो आई जो है वो प्रोनाउन यहाँ पे होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम हैप्पी, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा आई एम हैप्पी। जहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच होगी वहाँ पे इन्वर्टेड कामाज में उसको लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम हैप्पी जो है वो इसको इन्वर्टेड कामाज में यहाँ पे रखा गया है, तो आई एम हैप्पी जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आई को किस में इस्तेमाल करेंगे, आई को हम किस में चेंज करेंगे, ही में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही सेड ही वाज हैप्पी, ठीक। तो आई को क्या है
आई को हम जो है वो ही में इस्तेमाल जो है वो चेंज करेंगे। और उसके साथ जो हमारे इन्वर्टेड कामाज होते हैं, तो जो ही आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो इन्वर्टेड कामाज के बदले आपने क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। यानी कि जो एक पार्ट ये वाला हुआ और एक पार्ट ये वाला हुआ, अब ये वाला जो पार्ट है ना लेफ्ट साइड का, ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। यानी कि ही सेड आप यहाँ पे लिखेंगे, इन्वर्टेड कामाज खत्म करेंगे, ठीक। इन्वर्टेड कामा खत्म करने के लिए आपको दैट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ही सेड दैट। उसके बाद आई को किस में कन्वर्ट करना है, आई को आपने करना है ही में कन्वर्ट। ही आई एम हैप्पी, एम को किस में करेंगे आप, वाज में, ठीक। आई वाज हैप्पी, तो इस तरह से आपको करना है और आपका हो गया ये। देन उसके बाद हम टेंसेस को अगर हम देखेंगे तो टेंसेस में जैसे यहाँ पे हमारे पास है आई लाइक कॉफ़ी, यानी कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट आई, इन्वर्टेड कामर्स के बदले हमने क्या लगाया, दैट। शी सेड दैट शी लाइक्स कॉफ़ी, नहीं, यहाँ पे लाइकेड कॉफ़ी आ जाएगा, शी लाइकेड कॉफ़ी, ठीक। आगे आपको समझ। अब हम कुछ और चीज़ें समझेंगे, जैसे नाउ जहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में होगा उसको हम देन में कन्वर्ट करेंगे, टुडे को हम किस में करेंगे, दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे, येस्टरडे को हम प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो इसमें एक चीज़ आपको बेसिक सी याद रहनी चाहिए कि जो ही हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पे भी इन्वर्टेड कामास होते हैं उनके बदले हम यहाँ पे दैट लगाते हैं। और जो हमारे पास सेंटेंस होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला एज इट इज ऐसे लिखा जाता है, राइट साइड वाले से पहले हम जब इन्वर्टेड कामास को खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं। उसके बाद आई होगा तो आई को ही में इस्तेमाल करेंगे, एम को हम वाज में इस्तेमाल करेंगे, नाउ को देन में इस्तेमाल करेंगे, टुडे को दैट डे में हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम थोड़े से एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं। जैसे यहाँ पे है डायरेक्ट स्पीच में है ही सैड आई विल गो होम, यानी कि उसने कहा मैं घर जाऊंगा। तो ही सैड को आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही सैड। इन्वर्टेड कामास के बदले आप क्या लिखोगे, दैट। आई के बदले क्या लिखोगे, ही। विल के बदले क्या लिखोगे, वुड, ठीक। विल के बदले क्या लिखोगे, वुड, ही वुड गो होम, ठीक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दूसरा एक और यहाँ पे है शी सेड आई एम कुकिंग नाउ, यानी कि वो कह रही है मैं अभी खाना पका रही हूँ। तो शी सेड आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे। इन्वर्टेड कामास को खत्म करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम को कन्वर्ट करेंगे शी वाज कुकिंग देन, ठीक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं तो 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए यहाँ पे अपने दिमाग में सेव रहेंगी, कभी भी आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। उसके बाद पंक्चुएशन से मुझे नहीं लगता आपको यूजुअली पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो पैसेज होती है उसमें पंक्चुएशन का एरर कहीं पर होता नहीं है, लेकिन तो भी आप चाहो तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो जैसे अगर हम बात करेंगे फुल स्टॉप की, जैसे फुल स्टॉप आप डालते हो, फुल स्टॉप हम वहाँ पर डालते हैं जहाँ पे हम सेंटेंस को खत्म करते हैं। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, सेंटेंस खत्म हो गया तो आपको फुल स्टॉप वहाँ पे डालना है, ना कि कामा वहाँ पे आपको नहीं लगेगा। उसके बाद कामा की अगर हम बात करेंगे, कामा वहाँ पे आप लगाओगे जहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं आइटम्स को। जैसे आई ब्रॉट एप्पल्स कामा, ऑरेंजेस कामा, बनानास, ठीक। यानी कि मैंने सेब खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे और बनानास खरीदे। तो कामा का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम सेपरेट करते हैं थिंग्स को। क्वेश्चन मार्क की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन लगाया होगा। वाई वेयर आर यू गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ना कि फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन मार्क हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, वाओ ऐसा हो गया, यानी कि हैरानी वाली चीज़ जहाँ पे होगी वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लोगे। उसके बाद यहाँ पे जो कोटेशन मार्क होगा वो डायरेक्ट स्पीच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लेना, बाकी कोई उतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। नरेशन को अच्छी तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, 5, 10, 15, 20 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने जो ऊपर का जो है ना ये वाला क्या कहते हैं इसको, मॉडल्स जो है इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाना, 3 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। अगर आप इन्हीं 2 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 और 3 7 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। दैट इज मच एनफ फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन है, तो पूरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं 2 पे ज़्यादा फोकस अच्छी तरह से लगा लो। हाँ, अगर आपने पूरा ग्रामर पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई इशू उसमें नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे दो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर के पेपर 2-3 सालों को देख लो, उसमें जो ग्रामर पूछा गया है, पैसेज टाइप जो पूछा जाता है उसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो, गूगल से निकाल लो, कहीं से चैट जीपीटी इंटरनेट से निकालो और प्रैक्टिस कर लो उसको, ताकि आपकी अच्छी खासी पकड़ ग्रामर पे बन जाए। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए ग्रामर पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल का दिन अभी आपके पास है, कल दिन में मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर और डिस्कस करूंगा और आपके साथ पूरा सिलेबस और रिवाइज करवा लूंगा। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी अपलोड करके आपको पूरा का पूरा सिलेबस कल दिन में रिवाइज करवा लूंगा और सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आराम से रिविजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, ठीक।